Hello students, today we will start the chapter Force and Law of Motion of class 9th. First we discuss about the force. Force is a push or pull upon an object resulting from the object's interaction with another object that causes it to change velocity. तो जैसा कि हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं कि जब भी किसी रुकी हुई ऑब्जेक्ट को मूव करना होता है तो हम उसे पुश या पुल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रुकी हुई ट्रॉली को मूव करने के लिए हम उसे पुश करते हैं. सिमिलरली, एक मूविंग बॉल को रोकने के लिए हम उसे अपने हाथों से या पैरों से पुश करके रोकते हैं. इसी तरह से अगर किसी रबर बॉल का शेप चेंज करना है तो हम उसे पुश करेंगे, और अगर किसी स्प्रिंग का शेप चेंज करना है तो उसे हम पुल भी कर सकते हैं और पुश भी कर सकते हैं. इनफैक्ट नो वन हैज़ सीन और फेल्ट अ फोर्स. However, we always see or feel the effect of a force. So let's see what are the effects of forces. First, it can start the motion. Second, it can stop the motion. Third, it can change the speed of moving objects. And fourth, it can change the direction of moving objects. Fourth, it can change the shape and size of the objects. जैसा कि हमने सारे एग्जाम्पल्स में देखा कि रुकी हुई ट्रॉली को मूव कराने के लिए हम उस पर क्या करते हैं, पुश अप्लाई करते हैं, और सिंपली हम क्या कहते हैं, पुश और पुल क्या है, फोर्सेस हैं. सो फोर्सेस क्या कर रहे हैं, किसी रुकी हुई ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट्स की स्पीड चेंज कर सकते हैं. जैसे कि कोई कार किसी स्पीड से चल रही थी और अगर उस पर कोई और फोर्स लगा दिया जाए एक्स्ट्रा तो उस कार की स्पीड चेंज हो सकती है. सो यहाँ पे क्या है कि फोर्सेस जो हैं वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स की स्पीड को चेंज कर सकते हैं. ये डायरेक्शन भी चेंज करते हैं. जैसे कि हमने क्रिकेट गेम में देखा है, जब कोई बॉलर बॉल करता है तो वो बॉल किसी और डायरेक्शन में जा रही होती है एंड बैट्समैन उसे हिट करके किसी और डायरेक्शन में भेज देता है. ठीक है. इट कैन चेंज द शेप एंड साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. जैसा कि हमने रबर बॉल में देखा था कि जब रबर बॉल को पुश किया जाता है इट मीन्स कि उस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसका शेप चेंज हो जाता है. सिमिलरली, स्प्रिंग को जब हम पुश करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है, और स्प्रिंग को पुल करने पर भी उसका शेप और साइज़ चेंज हो जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस्ड फोर्स. इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे. ये कोई सरफेस है जिस पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है. इस ब्लॉक पर बोथ साइड में इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स अप्लाई किए गए हैं. ठीक है. ऐसे ही ऊपर साइड में एंड नीचे इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स अप्लाई किए हैं. सो इस कंडीशन में क्या होगा कि जितना फोर्स इस तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स इस तरफ लग रहा है. ठीक है. सो ये फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे. मतलब ये जो फोर्स है, आप ऐसे समझिए, इस ब्लॉक को एक रस्सी की हेल्प से खींचने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये कुछ पर्सन इसे इधर खींचना चाह रहे हैं और कुछ पर्सन इसे इधर खींचना चाह रहे हैं. ठीक है. एंड कुछ पर्सन ऊपर की तरफ और कुछ पर्सन नीचे की तरफ. तो ये चारों तरफ से इक्वल फोर्सेस लगे हुए हैं. सो क्या होगा कि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, और यहाँ पर हम देखेंगे तो नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स आपका ज़ीरो रहेगा. ठीक है. सो इस तरह के फोर्सेस जो है आपके बैलेंस्ड फोर्सेस कहलाते हैं. इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन आर नोन एज बैलेंस्ड फोर्स. ओके. बैलेंस्ड फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज नहीं करते. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है और उस पर बैलेंस्ड फोर्स काम कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट मूव करती रहेगी. तो ये स्टेट में चेंज प्रोड्यूस नहीं करते हैं. टग ऑफ वॉर गेम होता है, वो इसका एक सुटेबल एग्जाम्पल है, जिसमें इक्वल अपोनेंट्स दोनों तरफ से रस्सी को खींचते हैं, और अगर इक्वल अपोनेंट्स हैं और इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो रस्सी कहीं भी नहीं जाती है, वो अपनी जगह पर रहती है. और जैसे ही उसमें एक साइड में या किसी भी साइड में फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो वो रस्सी उसी तरफ मूव कर जाएगी. नेक्स्ट टॉपिक है अनबैलेंस्ड फोर्स.
इसको भी हम एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। यहाँ पर एक सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिस पर कोई फोर्स अप्लाई किया गया है इस डायरेक्शन में, बट इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कोई भी फोर्स प्रेजेंट नहीं है। इस टाइप के फोर्सेस को हम अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज कर सकते हैं। उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट से उसे स्टेट ऑफ मोशन में ला सकते हैं, स्टेट ऑफ मोशन से उसे स्टेट ऑफ रेस्ट में ला सकते हैं। इसको हम एक बॉक्स के एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ कोई एक बॉक्स रखा है सरफेस पे, ठीक है, और बॉक्स की जो ये वाली सरफेस जो कांटेक्ट में आ रही है अर्थ के, उसके बीच में यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। अगर हम इस पर एक फोर्स अप्लाई करके इस बॉक्स को इस तरफ मूव कराना चाहते हैं तो इसमें एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करेगा। अगर ये अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है तो यहाँ पर ये बॉक्स मूव नहीं करेगा। ये कंडीशन हुई आपकी बैलेंस्ड फोर्सेस की, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इस बॉक्स पर हमने जो अप्लाइड फोर्स है वो बढ़ा दिया, ठीक है, बट फ्रिक्शनल फोर्स अभी भी उतना ही है। सो इस कंडीशन में क्या होगा, अब इस फोर्स को कम्प्लीटली फोर्स बैलेंस नहीं कर रहा है और इस वजह से ये जो बॉक्स है वो मोशन में आ जाएगा। ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपका अनबैलेंस फोर्सेस का। तो हम समझ सकते हैं कि अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से मोशन हो सकता है और मोशन रुक भी सकता है, ठीक है, यानी कि रुकी हुई ऑब्जेक्ट मूव कर सकती हैं और मूविंग ऑब्जेक्ट रुक सकती हैं। न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन प्रेजेंट किए हैं। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वह तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है, या हम कह सकते हैं कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है, ठीक है। और वो अगर कोई मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, तो वो तब तक मोशन करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई नहीं किया जाता है तो वो अपने उस स्टेट को कंटिन्यू रखती है जिस स्टेट में वो है। अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो मोशन कर रही है तो वो मोशन में रहेगी। सो इट सिंपली स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। या फिर हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में होने वाले चेंजेस को रजिस्ट करती है, उसका विरोध करती है। और ऑब्जेक्ट्स की इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं, इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इनर्शिया के बहुत सारे एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में देखते हैं। जब भी हम किसी मूविंग कार या बस में होते हैं तो हम ब्रेक अप्लाई होने पर हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। इसके पीछे जो रीज़न है वो इनर्शिया ही है, क्योंकि हम जो है वो हमारी अपर बॉडी जो है वो कार की स्पीड से आगे चल रही होती है और जब कार ब्रेक अप्लाई करती है तो हमारी बॉडी में इनर्शिया की वजह से वो अभी भी मोशन रह जाता है, ठीक है। और कार जैसे ही रुकती है वैसे ही हम हमारी बॉडी में अभी भी इनर्शिया की वजह से मोशन है तो हमारी बॉडी आगे की तरफ झुक जाती है, लेकिन कार जो है वो रुक चुकी होती है, ठीक है। सिमिलरली जब एक कार या बस स्टार्ट होती है तो हमारी बॉडी जो होती है उसमें रेस्ट में होती है और उसमें इनर्शिया की वजह से वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। बट कार जब स्टार्ट होती है तो कार मूव करने लगती है, बट हमारी बॉडी में इनर्शिया की वजह से वो अभी भी रेस्ट में है, इसी वजह से हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। सो डेली लाइफ में इनर्शिया के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाते हैं। क्वांटिटेटिवली द इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। ओके, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जितनी हैवी होगी उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा। अगर आप एक मोटरसाइकिल और एक ट्रक को कंपेयर करें तो एक ट्रक का इनर्शिया ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू मोटरसाइकिल, ठीक है, क्योंकि ट्रक को मूव करने के लिए आपको हैवी फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जबकि बहुत ही कम फोर्स में जो मोटरसाइकिल है वो मूव हो जाएगी। So inertia is a natural tendency of an object to resist a change in its state of motion or of rest. Next topic है मोमेंटम। मोमेंटम को समझने के लिए डेली लाइफ के हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे कि एक गेम है टेबल टेनिस, उसकी अगर हम बॉल देखें तो उसकी बॉल काफ़ी हल्की होती है
और अगर वो प्लेयर को लग जाए तो वो प्लेयर को ज़्यादा हर्ट नहीं करती है। वहीं अगर हम क्रिकेट की बॉल देखें तो क्रिकेट की बॉल एक प्लेयर को काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर सकती है। ओके, और अगर हम एक ट्रक देखें जो कि बहुत ही स्मॉल वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो एक पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकता है। वहीं अगर एक बुलेट देखें, स्मॉल मास की बुलेट जो कि गन से फायर की जाती है, तो वो जो है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है और वो भी इंजर्ड कर देती है। तो इन ऑब्जर्वेशंस को अगर हम देखें तो हमें पता लग रहा है कि जो इम्पैक्ट है ऑब्जेक्ट्स का वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो ऑब्जेक्ट्स का मास और दूसरा ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी। ओके, सो अगर सेम मास की दो बॉल ले ली जाए तो उसमें जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उस बॉल का इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम दो बॉल्स की वेलोसिटी सेम कर दें और उनका मास डिफर कर दें तो जिसका मास ज़्यादा होगा उस बॉल का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। क्लियरली समझ आ रहा है कि यहाँ पर जो एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट्स की या जो उसका इम्पैक्ट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, मास और वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो यहीं से हम मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं। मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। मोमेंटम का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन के सेम ही होता है और मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। और मोमेंटम का जो ऐसा यूनिट होता है वो kg मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए हम एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं। मान लीजिए एक कार है जिसकी बैटरी डेड हो गई है। वो कार अभी रेस्ट में है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, इसीलिए उसका इनिशियल मोमेंटम भी 0 हो जाएगा क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी होता है और इनिशियल मोमेंटम 0 हो जाएगा। कुछ लोग मिलकर उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर वो फोर्स थोड़े टाइम तक उस पर लगा दिया जाता है तो कार स्टार्ट आती है और कार स्टार्ट होने पर उसकी वेलोसिटी मान लीजिए v हो जाती है। सो यहाँ पर मोमेंटम हो जाएगा m इंटू वी। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोड्यूस किसने किया, फोर्स ने। ठीक है, अगर उस कार को सडन पुश करके छोड़ दिया जाए तो वो कार स्टार्ट नहीं होगी। कार को कुछ टाइम तक हम पुश करेंगे, उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, तभी वो कार स्टार्ट होगी। इट मीन्स चेंज ऑफ मोमेंटम सिर्फ फोर्स पर डिपेंड नहीं कर रहा बल्कि वो उस टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है जितने टाइम के लिए फोर्स अप्लाई किया गया है। सो यहाँ से हमारा सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट आ जाता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ओके, सो F इज प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 अपॉन T, यानी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। सो ये दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विच इज प्रोपोर्शनल टू F। सेकेंड लॉ को मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका मास m है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। ये स्ट्रेट लाइन में एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है और इस कुछ टाइम t के बाद उसका जो वेलोसिटी है वो v हो जाता है। तो इसका इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा P1 इक्वल्स टू mu एंड टाइम t के बाद इसका जो मोमेंटम हो जाएगा वो P2 इक्वल्स टू mv हो जाएगा। सो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू P2 माइनस P1, P2 इक्वल्स टू mv एंड P1 इक्वल्स टू mu, m कॉमन ले लेंगे सो v माइनस u। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू हो जाएगा m v माइनस u अपॉन t। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम। इट मीन्स कि जो मोमेंटम है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, इसी को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F is proportional to rate of change of momentum. So rate of change of momentum equals to mp minus u upon t। और हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी
पर यूनिट टाइम। सो v माइनस यू अपॉन टी, ये वेलोसिटी में चेंज है, अपॉन टाइम, तो इसको हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। सो एफ इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एम ए, इस पूरे की जगह हमने ए लिख दिया। सो एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम ए, एफ इक्वल्स टू के एम ए। यहाँ पर जो k है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। जब हम प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पर इस k की वैल्यू 1 होगी। सो F इक्वल्स टू एम ए हो जाएगा और ये फोर्स का फॉर्मूला है। ठीक है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड फोर्स का यूनिट जो है SI यूनिट वो न्यूटन होता है, जिसे हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और 1 न्यूटन इक्वल्स टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन states that to every action there is an equal and opposite reaction and they act on two different bodies। मतलब कि अगर कोई एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई कर रही है इस डायरेक्शन में, जिसे हम एक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली बॉडी भी इस पहली बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई करेगी जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा इस एक्शन के जैसे, और बट डायरेक्शन में अपोजिट होगा, जिसे हम रिएक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों अलग अलग बॉडीज पर काम करेंगे। यानी ये जो एक्शन है वो इस बॉडी पर काम कर रहा है और जो रिएक्शन है वो इस बॉडी पर काम कर रहा है। यानी कि ये दोनों फोर्स ही अलग अलग बॉडीज पर काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब एक गन से बुलेट फायर की जाती है तो बुलेट आगे की तरफ चली जाती है, यानी कि गन जो है वो बुलेट पर फोर्स अप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से बुलेट आगे मूव कर रही है, और बुलेट इक्वल फोर्स गन पर अप्लाई करती है, जिसकी वजह से गन पीछे की तरफ रिकॉइल होती है। ओके, यहाँ पर बुलेट ज़्यादा दूर तक मूव कर रही है क्योंकि बुलेट का मास कम है, वहीं गन का मास बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये कम दूरी तक मूव करेगी। इसका एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, जब किसी बलून में आप हवा भरते हैं और उसको जब आप छोड़ेंगे तो हवा जिस डायरेक्शन में निकलती है, बलून उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो यहाँ पर भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम कर रहा है। बिल्कुल इसी सिद्धांत पर आपका रॉकेट भी काम करता है। तो रॉकेट में आपने देखा होगा नीचे की तरफ गैसेस और जो फ्लेम्स होती हैं फायर की वो निकलती हैं, जो कि उसे एग्जॉस्ट देती हैं, वो नीचे की तरफ मूव करती हैं, और बिल्कुल इक्वल और अपोजिट फोर्स जो है वो रॉकेट पर काम करता है, जिसकी वजह से रॉकेट जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में मूव करता है। नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके लिए हम दो बॉडीज लेते हैं जिनके मास m1 और m2 हैं। ठीक है, ये m1 मास की बॉडी है, ये m2 मास की बॉडी है। दोनों स्ट्रेट लाइन में एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। ये केस बिफोर कोलिजन का है, जब ये दोनों बॉल्स या दोनों ऑब्जेक्ट्स कोलाइड नहीं करती हैं। एक टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कोलाइड कर जाएंगी और फॉर अ स्मॉल टाइम t ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी। ठीक है, सो m1 m2 जब ये कांटेक्ट में आएंगी तो हमने थर्ड लॉ देखा है, उसके हिसाब से ये इस पर फोर्स इस तरफ अप्लाई करेगी, जिसे एक्शन बोलेंगे F12, यानी m1 वाली जो बॉडी है वो m2 पर फोर्स अप्लाई करेगी F12, एंड m2 वाली बॉडी m1 पर फोर्स अप्लाई करेगी F21, जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे बट डायरेक्शन में अपोजिट हैं। ये ड्यूरिंग कोलिजन है। ठीक है, एंड आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि ये दोनों बॉल अलग अलग वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में ही मूव करने लगेंगी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी चेंज होकर v1 हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी चेंज होकर v2 हो जाएगी। ये है आफ्टर कोलिजन। ठीक है, सो बिफोर कोलिजन अगर हम बॉल m1 का मोमेंटम देखें, बॉल 1 का मोमेंटम देखें, तो बॉल 1 का जो मोमेंटम हो जाएगा p1, अगर उसे नाम दें तो ये हो जाएगा m1
u1, ये इसका इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। और सेकेंड बॉल के जो मोमेंटम है उसे हम p2 नाम देंगे बिफोर कोलिजन। इसका इनिशियल स्पीड u2 है, सो ये जो है वो p2 बॉल 2 का इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m2 u2। ठीक है, ये इनिशियल मोमेंटम है ऑफ बॉल 1 एंड इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल 2। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं बिफोर कोलिजन ये मोमेंटम है। ठीक है, और आफ्टर कोलिजन अगर हम देखेंगे तो बॉल जो 1 है उसके मोमेंटम को p1 डैश नाम दे देते हैं, जो कि हो जाएगा m1 b1। ठीक है, और p2 जो ये सेकेंड बॉल है p2 डैश, इसके मोमेंटम को नाम दे देंगे, तो ये हो जाएगा m2 b2। ठीक है, ये जो है वो उसे हम फाइनल मोमेंटम बोल सकते हैं या मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन बोल सकते हैं। सो फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल 1 एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल 2। और यहाँ अगर हम ड्यूरिंग कोलिजन देखें तो ड्यूरिंग कोलिजन m1 मास की जो बॉल है वो m2 पर फोर्स F12 अप्लाई कर रही है। सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग F12 इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। सो बॉल m1 का मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है, ये अगर हम देखें तो बॉल m1 का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हो जाता है p1 डैश। ठीक है, और बिफोर कोलिजन है p1। सो यहाँ जो मोमेंटम में चेंज होगा वो p1 डैश माइनस p1 अपॉन t, और टाइम t में हो रहा है ये ड्यूरिंग कोलिजन, जो टाइम है वो t है। सो टाइम t के लिए ये कोलाइड करते हैं, तब हम देख रहे हैं। सो p1 डैश माइनस p1 डैश की वैल्यू लगाएंगे m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t, m1 कॉमन करेंगे, सो m1 v1 माइनस u1 अपॉन t। दिस इज F12। ओके, सिमिलरली मास m2 की जो बॉल है वो m1 पर फोर्स अप्लाई कर रही है, सो मास m2 की बॉल का मोमेंटम चेंज हो रहा होगा। सो F21 इक्वल्स टू हो जाएगा p2 डैश माइनस p2 अपॉन t, एंड ये हो जाएगा m2 b2 माइनस m2 u2 अपॉन t, एंड m2 कॉमन करेंगे, सो v2 माइनस u2 अपॉन t। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि F12 इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21। F12 जो है F21 के बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन में अपोजिट होगा, इसीलिए माइनस साइन जो है वो आ जाता है। तो यहाँ हम दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे, तो हो जाएगा m1 b1 माइनस u1 अपॉन t, m2 b2 माइनस u2 अपॉन t, एंड ये माइनस यहाँ लगेगा, t से t कैंसिल, m1 के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो m1 v1 माइनस m1 u1 एंड माइनस m2 v2, और ये माइनस इसको प्लस कर देगा, सो m2 u2। अब m1 b1 एंड इस माइनस वाले m2 v2 को उठाकर इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा m2 b2, एंड इस माइनस को उधर ले जाएंगे, सो m1 u1 एंड m2 u2। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम या फिर हम बोले बिफोर कोलिजन मोमेंटम देखें तो m1 u1 एंड m2 u2, ये दोनों बॉल्स का जो है मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, और इनको अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ठीक है, सो यहाँ पर m1 u1 एंड m2 u2 ये जो है वो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, एंड m1 b1 बॉल 1 का मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन, और m2 b2 बॉल 2 का मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन। सो ये जो है वो टोटल मोमेंटम हो जाएगा आफ्टर कोलिजन।
टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ओके, सो इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इट मीन्स कि जो मोमेंटम है उसका कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, जितना कोलिजन से पहले मोमेंटम था उतना ही कोलिजन के बाद मोमेंटम है। तो टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहा है, और यही जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। ठीक है, और ये पूरा फिनोमेना आइडियल कोलिजन के लिए है। इट मीन्स कि यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमने आइडियल कंडीशन मान के इसका किया है।